जब तक से मां और उसके साथी इजराइल के हाथ नहीं लगते। गाजा का युद्ध खत्म नहीं हुआ और इजराइल ने खुद एक और जंग का संकेत दे दिया। ये जंग चल सकती है इजरायली फौज और हमास की हिमायती हिजबुल्लाह के बीच, और गाजा युद्ध के आगाज से ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले हुए। लेकिन जिस तरह इजरायली आर्मी की इतनी समान तैयारी कर रही है तो मुझे लगता है कि जैसे गाजा पट्टी से हमास का अंत हो, दूसरी समय हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजरायली फौज एक बड़ा मोर्चा खोल सकती है। माना जा रहा है हमास के बाद हिजबुल्लाह का नंबर आ सकता है, और क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में किसी बड़ी जंग को जन्म दे सकता है? इस रिपोर्ट के जरिए होता है। जिसने गाजा के आम इजराइल के उत्तरी बॉर्डर को खुला रखा, तकरीबन हर रोज हिजबुल्लाह की तरफ से हेवी मोर्टार या फिर एंटी टैंक मिसाइल डाली जाती है, और जवाब में इजरायली एयरफोर्स लेबनान की धरती पर हिजबुल्लाह के ठिकानों की धज्जियां उड़ा देती है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हालात लग रहे हैं, और इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दिया है एक बड़ा बयान, जिसने बता दिया है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर उत्तरी इजराइल यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा बड़ा हो सकता है। हमारे पास हैवी फायर मैकेनिज्म है और जरूरत पड़ने पर हम उसे उत्तरी इजराइल में एक्टिवेट भी करेंगे। आप सब ने खुद को लगातार साबित किया है और हमें आगे भी ऐसा ही करना है। आगे आने वाला मौसम बहुत गर्म होने वाला है। जंग में नुकसान होता है, इजराइल को भी नुकसान होगा, लेकिन हिजबुल्लाह और लेबनान के लिए वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं बिना जंग के आगे बढ़े, लेकिन हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। योव गैलेंट का बयान उस वक्त आया है जब इजरायली फौज ने दक्षिणी लेबनान यानी हिजबुल्लाह के गढ़ पर अपनी तैयारी को और बढ़ा दिया है। जर्मनी के सरेंडर का जश्न मना रहा था, लेकिन इस दिन भी जर्मनी से लेकर यूरोप और अमेरिका तक अपने दुश्मनों तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचा दिया। और रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात थे और गलती करने पर दुश्मनों को सजा जरूर मिलेगी। रूस ने विक्ट्री डे परेड में ऐसी हथियारों की नुमाइश की जो दुनिया में बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं। आसमान में रूस के फाइटर जेट्स शानदार फॉर्मेशन बना रहे हैं। जमीन पर रूस के टैंक्स और टैक्टिकल मिसाइल्स परेड की शान बढ़ा रही थी। आसमान में रूस के फाइटर जेट्स ने रूसी झंडे जैसी आकृति बना दी। तो जमीन पर यार्ड्स मोबाइल रणनीतिक मिसाइल सिस्टम, इसके अंदर ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और पूरी दुनिया में मशहूर S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम रूस की ताकत दिखा रहे हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 9,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। कम से कम 70 टैंक इस परेड में थे। एक से बढ़कर एक मिसाइल सहित कई हथियारों की मदद से पुतिन ने पावर शो किया। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज और अंदाज बता रहा था कि वो अपने दुश्मनों पर कितना भारी पड़ सकते हैं, और इसी में दुश्मनों तक पुतिन का संदेश छिपा है। पुतिन ने ये बता दिया कि उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। О той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов. Это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных. पुतिन के शक्ति प्रदर्शन की चर्चा वेस्टर्न मीडिया में अगले कई दिनों तक होगी और हॉट लीडर्स भी इस पर बयान दे सकते हैं। जिस दिन रूस ने शक्ति प्रदर्शन किया उस दिन यूक्रेन भी खामोश नहीं था। यूक्रेन ने बड़े हथियारों के साथ रूस में घुसकर हमला किया। आखिर यूक्रेन के हमलों का रूस ने किस तरह जवाब दिया? रिपोर्ट
रूस की न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल मॉस्को में पुतिन की ताकत दिखा रही, तो दूसरी तरफ रूस के शहरों पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। ये वीडियो रूस के शहर बेलगोरोद से आया। जिस तरह का हमला बेलगोरोद में हुआ है, यूक्रेन ने ऐसे ही रूस के 6 शहरों को मिसाइल और ड्रोन से दहला दिया। यूक्रेन ने बेलगोरोद के साथ कुर्स्क और ब्रियांस्क पर भी बड़ा अटैक किया। अब रशियन टैंक्स की इस हालत को देखिए। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई हमले कर रशियन टैंक्स को उड़ा दिया। यूक्रेन ने रूस के शहर क्रास्नोडार में ऑयल डिपो पर बड़ा अटैक किया। इसके बाद इसमें भीषण आग लग गई। वहीं कई ऑयल टैंकों के तबाह होने की भी खबर, जबकि रूस ने यूक्रेन के 6 ड्रोन्स को मारने का दावा किया। और अब देखते हैं इलेक्शन टॉप। Co-presented by Orient Electric, co-powered by Berger Paints, 100 years of trust. नवरत्न आयुर्वेदिक तेल 2 मिनट जादू की चमटी। एक हिंट तो देते, माचो हिंट बड़े आराम से। स्पेशल पार्टनर अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। कूलिंग पार्टनर इंडियाज नंबर 1 कूलर सिम्फनी, driven by Maruti Suzuki। एसोसिएट स्पॉन्सर Lara Lingerie, very comfortable। तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस में हमला, कहा यह चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, वोट फॉर जिहाद वर्सेस। रायबरेली की सियासी जमीन पर भाई राहुल के लिए वोट मांगती प्रियंका गांधी। रायबरेली से करीब 25 किलोमीटर दूर शिवगढ़ की तरफ प्रियंका गांधी का काफिला बढ़ता है। रास्ते में बुजुर्ग महिला मिलती है जो उनको पकड़कर रोने लगती है। जैसे जैसे उनका काफिला बढ़ता है, उनको देखने और मिलने वालों की होड़ सी लग जाती है। 30 मिनट बाद हलौर कस्बे में वो गाड़ी के ऊपर बैठकर लोगों को संबोधित करती हैं। इस बीच उनकी निगाह रोड शो में फंसी एम्बुलेंस पर भी पड़ती है। देखिए कि एम्बुलेंस जो है वो बीच में प्रियंका गांधी की रैली के बीच में आ गई थी और अब जो है वो प्रियंका गांधी ने खुद का अपना भाषण रोक दिया है और ये कहा कि रास्ता रोका जाए, एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने दिया जाए। तो ये देखिए आप धीरे धीरे जो उनका काफिला आगे आ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस को निकलने के लिए वहाँ पर जगह दी जा रही है। ये देखिए, ये अब एम्बुलेंस यहाँ से निकली है। ये रायबरेली के महाराजगंज कस्बे की ये तस्वीर है और खुद प्रियंका गांधी ने कहा कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए। अभी इसके लिए सुर्खियों में मलेशिया ने कहा कि वो पाम ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ओरांगुटान डिप्लोमेसी की योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत मलेशिया से पाम ऑयल खरीदने वाले प्रमुख देशों को वो गिफ्ट के रूप में ओरांगुटान देने की योजना बना रहा है। अब प्रश्न है कि अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया लुप्तप्राय वन्यजीव को उपहार में देने की योजना क्यों बना रहा है? तो इसके लिए पहले मलेशिया की उस योजना के बारे में जानना होगा। उसके कमोडिटी मिनिस्टर ने इसका खुलासा किया। चीन, भारत और यूरोपीय संघ जैसे पाम ऑयल के प्रमुख आयातक देशों को ओरंगुटान उपहार के रूप में पेश किया जाएगा। मलेशिया पाम ऑयल के मुद्दे पर रक्षात्मक रुख नहीं अपना सकता। इसके बजाय हमें दुनिया के देशों को ये जताने की जरूरत है कि मलेशिया एक स्थायी पाम ऑयल उत्पादक और जंगलों पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मलेशिया का कहना है कि उसके इस तरीके के इनिशिएटिव का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि इस माध्यम से मलेशिया ये दिखाना चाहता है कि मलेशिया बायोडायवर्सिटी का सम्मान करता है और मलेशिया जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, जो ओरांगुटान्स हैं, उनके संरक्षण के लिए भी संकल्पबद्ध है। और मलेशिया जाहिर है कि इस तरीके के प्रयासों के माध्यम से वो एक ओरांगुटान डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है। साफ है कि मलेशिया के इस अजीबोगरीब पहल के पीछे किसी सूरत में अपने पाम ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, और इसके पीछे वजह ये कि पाम ऑयल का उत्पादन और निर्यात मलेशिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्तंभ है। मलेशिया इंडोनेशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। 2023 में पाम ऑयल की वैश्विक खपत 78 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा और दुनिया के लगभग 1/3 पाम तेल की आपूर्ति मलेशिया करता है। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद 2020 से
मलेशिया के पाम ऑयल उद्योग को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया ने ओरांगुटान डिप्लोमेसी क्यों तैयार किया है, अब इसे समझ लो। मलेशिया हर हाल में पाम ऑयल उद्योग का विस्तार चाहता है, लेकिन ये उन वन क्षेत्रों से जुड़ा है जहां ओरांगुटान का प्राकृतिक निवास है और बड़ी संख्या में ताड़ के बागान लगाने के लिए ओरांगुटान के प्राकृतिक निवास वाले वनों की तेजी से कटाई हो रही है, जिसका विरोध वैश्विक स्तर पर होता है। मलेशिया के पाम ऑयल के बड़े आयातकों में यूरोपीय संघ के देश रहे, लेकिन पिछले वर्ष यूरोपीय संघ ने वनों की कटाई से जुड़ी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध को मंजूरी दी, जिसे मलेशिया ने भेदभावपूर्ण कानून बताया, क्योंकि उसके पाम ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इससे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए मलेशिया ने ओरांगुटान डिप्लोमेसी का सहारा लिया। ओरांगुटान गिफ्ट करने की योजना से मलेशिया दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के साथ ही लुप्त प्राय प्रजाति को जीवित रखने के लिए भी गंभीर है। अब उस ओरांगुटान के बारे में जानिए जो फिलहाल मलेशिया की कूटनीति का आधार बन गया है। ओरांगुटान वृक्षवासी जानवरों में आकार में सबसे बड़े हैं। ये दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों बोर्नियो और सुमात्रा के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देशों में बटा हुआ है। इनका लगभग पूरा जीवन पेड़ों पर बीतता है। ये पेड़ों की चोटियों पर झूलते हैं और सोने के लिए घोंसले बनाते हैं। ये बुद्धिमान, भावुक और हल्के फुल्के उपयोगी सामानों का इस्तेमाल जानने वाले होते हैं। ओरांगुटान मलय शब्द है जिसका अर्थ है जंगल का मानव। ये इंसानों के सबसे करीब है। इंसानों के डीएनए का 97% हिस्सा साझा करते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो इनका मूल निवास स्थान है। बोर्नियन ओरांगुटान दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, लेकिन पिछले 40 वर्षों में इनकी आबादी आधी हो गई है। बोर्निया में 1973 में जहां 2,88,500 वनमानुष थे, वहीं 2012 में 1,04,700 रह गए, जो 2025 तक महज 47,000 हो जाने का अनुमान है। यही वजह है कि WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने मलेशिया के ओरांगुटान डिप्लोमेसी को लेकर चिंता जताई। सोचिए, जब गंभीर रूप से संकटग्रस्त इस प्रजाति को इनके प्राकृतिक निवास से दूर किया जाएगा तो क्या होगा। WWF ने कहा है कि पाम ऑयल व्यापार को वन्यजीव गलियारों से अलग रखना चाहिए। WWF का ये मानना है कि इससे अच्छा ये होता कि जो ये मेजर ट्रेडिंग जो कंट्रीज हैं उनको मलेशिया अपने रेन फॉरेस्ट में बुलाता और उन्हें ओरांगुटान की जो अस्तित्व पर जो खतरा पैदा हो रहा है उसके संदर्भ में उन्हें आगाह करता, उनके साथ मिल करके ओरांगुटान के जो अस्तित्व को जो समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है उसको कैसे डील किया जाए उस संदर्भ में वो प्रयास करता, तो ये कहीं ज़्यादा सकारात्मक और अच्छा कदम होता। जबकि WWF मलेशिया ने कहा है कि ओरांगुटान को देश से बाहर भेजने के बजाय इस पहल का समर्थन करने के लिए व्यापारिक साझेदारों को मलेशिया लाया जाए। सीधा सवाल है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ओरांगुटान के कुदरती निवास से छेड़छाड़ भला कितना जायज है। ब्राजील और चिली की भयानक बाढ़ कोलंबिया में आया तो जिस तरह से लैटिन अमेरिकी देश भयानक प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर इस इलाके पर मौसम की ऐसी मार क्यों पड़े। WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसके लिए अल नीनो को जिम्मेदार ठहराया और 2023 के कई मौसमी बदलावों के बाद WMO ने किस तरह की चेतावनी दी है, हम आपको बताएं। ब्राजील में आसमानी कहर, हर तरफ तबाही का मंजर, डूब गया एयरपोर्ट, ज्यादातर उड़ानें रद्द कर दी गई, विमान और बस सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई, लाखों लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, रिहायशी इलाके पानी में डूब गए, सड़क पुल सब बह गए। दुनिया भर के कई देश इस वक्त मौसम के तेजी से बदलते पैटर्न से तबाह हैं, लेकिन इसमें ब्राजील, चिली और कोलंबिया समेत कुछ लैटिन अमेरिकी देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील पिछले 27 अप्रैल से ही लगातार मूसलाधार बारिश और तूफान का दंश झेल रहा है। नतीजा भयंकर बाढ़, तूफान, भूस्खलन ने इसके कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई है जो सदियों पहले दिखी थी।
ब्राजील के दक्षिण में स्थित रियो ग्रांडे डो सुल राज्य बीते एक हफ्ते से ज्यादा समय से भारी बारिश के चलते बाढ़ की भयानक विभीषिका से बर्बाद हो गया है। सवाल है, इतनी बड़ी तबाही वाली आसमानी आफत ब्राजील में क्यों आई? ब्राजील के साथ ही दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों में इस कुदरती आपदा की वजह क्या है? अल नीनो से आसमानी आफत, कुदरत बनी मुसीबत। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने लैटिन अमेरिकी देशों में आई इस तबाही के लिए अल नीनो को जिम्मेदार ठहराया है। अब अल नीनो कैसे इतनी बड़ी तबाही की वजह बना, इसे जानने से पहले समझिए आखिर ये होता क्या है। दरअसल अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की एक समुद्री घटना का नाम है। दक्षिण अमेरिका के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। ये समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। अल नीनो हवाओं की दिशा बदलने, कमजोर पड़ने और समुद्र के सतही जल के ताप में बढ़ोतरी में विशेष भूमिका निभाती है। अल नीनो का एक प्रभाव ये होता है कि वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं। अभी हाल के दिनों में ब्राजील और अर्जेंटीना तथा कुछ नींबू वाला तो रहने देखो, बाद में अभी मैं दूध की घूंट ले ली। जैसे लाल नीला में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में अलग अलग तरह से उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ब्राजील में हुई तबाही से उबरने में अभी महीनों लगेंगे। यहाँ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जहाँ तहाँ बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के जवानों की मदद ली जा रही है। लेकिन चारों तरफ बर्बादी के बिखरे निशान के बीच कई जगहों पर ऐसी वाटर लॉगिंग है कि राहत कर्मियों के लिए भी यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। मैं हर संभव मदद करना चाहता हूँ। आपदा का ये बेहद भयानक अनुभव है। प्रभावित लोगों और उनके आश्रय की कल्पना कीजिए। यहाँ हजारों निवासी रहे हों, लेकिन उन सभी परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया। इस बाढ़ के चलते ब्राजील में अब तक करीब 100 लोगों की मौत की खबर है और 130 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 14.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अब तक 99,800 घर आंशिक या पूर्ण रूप से तबाह हो चुके हैं। रियो ग्रांडे डो सुल राज्य के 497 शहरों में से 414 बाढ़ से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बारिश और बाढ़ से करीब 4.6 अरब रियाल का आर्थिक नुकसान हुआ है। पोर्टो एलेग्रे शहर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले 10 दिनों में ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में उतनी बारिश हुई जितनी इस क्षेत्र में आमतौर पर 3 महीनों में होती है। गुआइबा नदी और इसकी सहायक नदियों का गंदा पानी शहर की सड़कों पर बह निकला। चारों तरफ टापू बने इस इलाके में बुरी तरह फंसे इस बेजुबान की हालत बता रही है कि इंसानों को इस बाढ़ की विनाश लीला से बचाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे वक्त में इस मकान की शेड पर प्राण रक्षा के लिए इंतजार करने के सिवा इस घोड़े के पास और कोई चारा नहीं। भोजन करने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए बिल्कुल भी। अब सब्जी रोटी, दाल रोटी, चटनी रोटी कुछ भी खाओ, कढ़ी रोटी कुछ भी खाओ आप। भाई 2 चम्मच ये घी का तो है कि इसका ये डलता ही डलता है, ये फिक्स है दोनों टाइम, नहीं तो एक टाइम, कोई जरूरी नहीं है। और दूध का एक 1/2 लीटर एक टाइम दूध। अब ये दूध जो बच गया, ये जब प्यास लगेगी अब शरीर के अंदर, तब इस दूध को पिया जाएगा। कुछ सब्जी के साथ खट्टा मीठा सब चल जाता है, हम तो सब खाते हैं। ये हम तो कढ़ी के साथ भी दूध खा लेते हैं, दाल के साथ भी दूध खा लेते हैं, कुछ भी सब्जी भी बना दी उसके साथ भी, सूखी सब्जी बना दी तो दूध और सूखी सब्जी रोटी खा लेंगे। कोई बोलते हैं कि नमक होता है, नमक के साथ दूध नहीं खाना चाहिए, ये सब बड़ी बनाई बातें हैं। खट्टा के साग के साथ में दूध खाया जाता है और हम तो खाते हैं। जो शरीर को साध करके शोध करके रखता है ना, उसको कुछ नहीं होता है। इसमें चाहिए यही खाना। अब डकार आ गई है। आज सुबह एक टाइम भोजन किया, सुबह भोजन नहीं किया, तो अभी 4 अड़की मेसी रोटी खा ली है बढ़िया इसके अंदर, अब पेट फुल हो गया। अब इस दूध को कम से कम भी आधा घंटा नहीं, 1/4 घंटा बाद के अंदर
इसको बातचीत में मेनका गांधी ने कहा है कि बोलेंगे भाई प्यास लग रही है तो इसको पी लो, फिर इसके अंदर पानी डाल करके एक गिलास इसको हला के भाई इसको धो करके वो पी दो, वो पी जाओ। फिर देखो भोजन का असली आनंद यही है। मैं बोलता हूँ कभी उकड़ू बैठ करके